जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने अभी तक आपको लघु पाराशरी में 27वें श्लोक तक का अर्थ आपको बता दिया था, जिसमें अन्य मारक ग्रह के बारे में एवं मारक स्थान आदि के बारे में बताया गया था। आज विशेष रूप से 28वें नंबर में शनि के बारे में बताया गया है कि शनि किस प्रकार से मारक होते हैं एवं मारक होकर के शनि किस प्रकार जातक को फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक है, मारकैः सह संबंधान् निहंता पापकृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः। अब यहाँ पर शनि के बारे में बताया गया है। इन्होंने बताया है कि जब शनि यदि पापी हो, वैसे तो इन्हें नैसर्गिक रूप से ये पापी ग्रह हैं, लेकिन जब ये तृष्णा आदि के स्वामी हो जाते हैं, अष्टम भाव आदि के स्वामी हो जाते हैं, द्वादश भाव आदि के स्वामी हो जाते हैं, तो ये प्रबल पापी हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि यदि शनि पापी हो और फिर उसके साथ में यदि ये द्वितीय भाव, सप्तम भाव या द्वादश भाव में स्थित हो या फिर इनके स्वामियों से संबंध करते हो, तो इन्हें प्रबल मारक माना जाएगा। 3 भावों को मारक स्थान बताया गया है, द्वितीय, सप्तम, द्वादश। तो शनि तो एक ही स्थान से संबंध रख सकते हैं या फिर एक ही स्थान में स्थित हो सकते हैं या एक ग्रह, 2 ग्रह आदि से संबंध कर सकते हैं। अब 3 भाव हैं, 3 भाव में हो सकता है कि दूसरे भाव का कोई अन्य स्वामी हो। तो यदि शनि मारक स्थानों से संबंध करते हैं या मारक स्थान के स्वामियों से संबंध करते हैं और साथ में यदि दूसरा ग्रह भी मारक है, तो उस ग्रह को छोड़कर शनि उस ग्रह को पीछे हटाकर और शनि स्वयं खुद प्रबल मारक हो जाते हैं। इसके बाद में बताया कि शनि सभी मारक ग्रहों में प्रबल हैं। यदि शनि मारक हैं तो शेष मारकों का विचार नहीं करना चाहिए। यदि आपको जन्म कुंडली में शनि दिखाई दे रहे हैं कि मारक स्थान या फिर मारक स्थान के स्वामियों से यदि शनि संबंध कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में यदि शनि मारकेश हो रहे हैं, तो फिर कि अन्य ग्रहों के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक उदाहरण देकर बताया है कि यदि किसी राज्य का राजा अपने राज्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाता है, तो जब तक उनकी अनुपस्थिति में उनके मंत्री आदि उस राज्य को चलाते हैं, लेकिन जैसे ही राजा वापस आ जाते हैं तो वो फिर अपने राज्यपाट को चलाते हैं और जो मंत्री आदि होते हैं वो अपने कार्य को करते हैं। इसी प्रकार अष्टम भाव का जो कारक है वो शनि है और साथ में मृत्यु कारक शनि को माना गया है। ये अन्य ग्रह तो जब प्रबल मारक होते हैं जब शनि मारक नहीं होते। यदि शनि मारकों में राजा हैं, यदि शनि मारक होते हैं, तो अन्य ग्रह तो मंत्री आदि हैं, तो जब शनि आ जाते हैं तो अन्य ग्रह तो हट जाते हैं अपने आप ही। तो इसीलिए यह स्पष्ट है कि यदि शनि मारक स्थान के स्वामी होते हैं या फिर मार्केशों से संबंध करते हैं तो शनि को ही प्रबल मारक माना जाएगा, अन्य ग्रहों को इतना प्रबल मारक नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हम एक बात को और स्पष्ट करते हैं, शनि अन्य मारक ग्रहों को जब ही हटा सकते हैं जब उनमें स्वयं पापत्व हो। जब वो स्वयं पापी हो, जब भी वो अन्य मार्केशों को पीछे हटाकर स्वयं प्रबल मारक होंगे। अब वो स्वयं प्रबल मारक कब होंगे एवं उन्हें पापी कब माना जाएगा, अब इसे भी समझें आप। यदि केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी होते हैं, जैसे वृष लग्न में शनि नवम भाव के एवं दशम भाव के स्वामी होते हैं, यानी केंद्र एवं त्रिकोण। इसी प्रकार तुला लग्न में शनि पंचम भाव एवं चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, यानी केंद्रेश एवं त्रिकोणेश। तो इस स्थिति में शनि को पापी नहीं माना जाएगा। और यदि इस स्थिति में शनि मार्केशों से संबंध करते हैं तो इतना प्रबल पापत्व उनमें नहीं है, इसलिए वो उन्हें इतना प्रबल मारक भी नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वो साथ में केंद्र स्थान के स्वामी होकर और साथ में यदि तृष्णाय वर्ग के स्वामी हो जाते हैं या फिर त्रिकोण स्थान के स्वामी होकर के यदि वो तृष्णा या अष्टम स्थान के स्वामी हो जाते हैं, तो अवश्य ही उनमें पापत्व की वृद्धि हो जाएगी। इसे समझें, कब केंद्रेश एवं त्रिकोणे, जैसे आप मेष लग्न की कुंडली में देखेंगे कि शनि दशम एवं एकादश स्थान के स्वामी होकर पापी हो जाते हैं। इसी प्रकार आप मिथुन लग्न की कुंडली में देखेंगे कि नवम एवं अष्टम भाव के स्वामी होकर के शनि पापी हो जाते हैं। तो और यदि इस स्थिति में वो मारक स्थान से संबंध कर लें या फिर मारक स्थान के स्वामियों से संबंध कर लें,
तो स्वयं मृत्युप्रद हो जाएंगे, स्वयं प्रबल मारक माने जाएंगे। जितना अधिक बली संबंध होगा उतना ही अधिक मारकत्व, उतने ही प्रबल मारके माने जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कर्क लग्न में शनि सप्तम भाव के स्वामी एवं अष्टम भाव के स्वामी होकर के प्रबल पापी भी माने जाते हैं एवं मारक भी माने जाते हैं। इनके मारकत्व में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। और यदि ये मारक के स्वामी होकर के मारक स्थान में ही स्थित हो जाए तो प्रबल मारक माने जाएंगे। या फिर जैसे कर्क लग्न में सप्तम एवं अष्टम भाव के स्वामी होकर यदि ये सप्तम भाव में स्थित हो जाएंगे तो प्रबल मारक माने जाएंगे। या फिर कहीं द्वितीय भाव या द्वादश भाव का स्वामी यदि नीच आदि अवस्था में स्थित है और यदि ये उससे संबंध बना लेते हैं या फिर उसके साथ में स्थित हो जाते हैं तो भी इन्हें प्रबल मारक माना जाएगा। शनि यद्यपि स्वयं पापी हैं तथापि वह मार्केश हो या मारक संबंधी हो तो निश्चय से मारक होगा। यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यदि शनि स्वयं पापी हो और फिर वो जाकर के मारक स्थान में स्थित हो जाएं या फिर मारक स्थान के स्वामी खुद हो जाएं तो फिर उन्हें प्रबल मारक माना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्होंने यहाँ पे सुश्लोक शतक से एक श्लोक दिया है, इसमें राहु एवं केतु के भी मारकत्व का वर्णन किया गया है, उसे भी समझें। श्लोक है राहुश्चेद तथा केतुर्धने कामे व्ययाष्टमे मारकेशान्मदे वापि मारकेशेन वायुतः मारकः सतो विज्ञेयो दशास्वन्तरदशासु च तृष्णाएपि कष्टाय पाप संबंध कृतया। यहाँ पर राहु एवं केतु के मारकत्व के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया कि राहु या केतु द्वितीय सप्तम अष्टम द्वादश स्थानों में अथवा मार्केश से सप्तम स्थान में बैठे हों अथवा मार्केश से युक्त हों तो वह अपनी अंतरदशा में मारक हो जाते हैं। अब इसे आप समझें, यदि राहु एवं केतु द्वितीय भाव में स्थित हो, सप्तम भाव अष्टम भाव द्वादश स्थानों में स्थित हो या फिर मारक स्थान के स्वामी से किसी भी प्रकार का संबंध बनाए हो या फिर मारक स्थान का स्वामी जहाँ पर स्थित है उससे सप्तम भाव में स्थित हो। जैसे यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित है और यह जाकर इनमें से राहु या केतु एकादश भाव में स्थित हो जाए तो भी प्रबल मारक माना जाएगा या फिर मारक स्थान के स्वामी के साथ में युक्त हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट करूँ, इन्होंने जो बताया है कि मार्के से सप्तम में हो या फिर मार्के से युक्त हो, यह दोनों स्थिति एक साथ हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? क्योंकि राहु एवं केतु दोनों एक दूसरे से सप्तम भाव में रहते हैं। यदि मारक भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित है और यदि राहु एकादश भाव में स्थित है तो स्वाभाविक है कि केतु जरूर पंचम भाव में ही स्थित होगा मारक स्थान के स्वामी के साथ में। या फिर यदि केतु एकादश भाव में स्थित है तो निश्चित ही राहु पंचम भाव में स्थित होगा मारक स्थान के साथ। तो दोनों स्थितियां जो इन्होंने बताई हैं कि या तो मार्केश के साथ स्थित हो या फिर मारक से सप्तम भाव में स्थित हो, तो दोनों ही एक ही बात है, इन्होंने उसे अलग अलग करके बता दिया गया हमें समझाने के लिए। स्पष्ट बात यही है कि यदि मारक स्थानों में स्थित हो अष्टम द्वादश सहित या फिर मारक स्थान के स्वामी के साथ स्थित हो या फिर मारक स्थान से इस सप्तम भाव में स्थित हो तो भी इन्हें प्रबल मारक माना जाता है। तो भी ये जातक को मृत्यु आदि अपनी अंतरदशा आदि में मृत्यु आदि देते हैं। या फिर ये तृतीय भाव में षष्ठम भाव में एकादश भाव में यदि राहु केतु स्थित होते हैं और पापी ग्रह के साथ स्थित हों या फिर पापी ग्रह से संबंध करें तो भी मारक हो जाते हैं। यदि राहु एवं केतु तृतीय भाव षष्ठम भाव एकादश भाव में किसी पापी ग्रह के साथ में स्थित होते हैं या फिर उनसे संबंध बनाते हैं, वैसे तो इनका केवल सहावस्थान संबंध ही इनका माना गया है, तो संबंध से तात्पर्य इनके साथ में पापी ग्रह स्थित हो तो भी इन्हें प्रबल मारक माना जाएगा। यहाँ पर एक बात और इन्होंने स्पष्ट की है कि जो मार्केश की दशा अंतरदशा जो बताई गई हैं, मार्केश की दशा की अपेक्षा सबसे पहले आयु खंड का विचार करें कि इस जातक की आयु कितनी है। क्यों? क्योंकि यदि किसी की दीर्घायु सिद्ध हुई है, 96 वर्ष दीर्घायु बताई, यदि किसी की 96 वर्ष दीर्घायु सिद्ध हुई है
और किसी की 60 वर्ष में मार्केस की दशा अंतर्दशा चल रही है, दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो फिर वहाँ पर जातक की मृत्यु नहीं होगी, किसी भी प्रकार के कष्ट आदि की जातक को प्राप्ति होगी। तो इसका भी विचार करना चाहिए और इसे इन्होंने स्पष्ट करने के लिए मुकुंद देवज्ञ पर्वतीय के उदाहरण से बताया गया। तो ये उदाहरण जो इसमें बताया गया है, इसे मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।